नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के एक सामान्य परिचय को समझने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक हैं, जिन्हें आर्य कहा जाता है, उनके मूल निवास स्थान के संबंध में एक बहुत ही रोचक विवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं इंडो आर्य कौन थे, क्योंकि वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक हैं उन्हें इंडो आर्य के नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक ग्रंथों का जब हम इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि उनके रचयिताओं से जुड़े हुए प्रश्न, वो कहाँ से आए थे, वो कौन थे और उनका हड़प्पा संस्कृति के साथ क्या संबंध था। क्योंकि भारतीय इतिहास के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता की पूर्वकालीन मानी जाती है, उसके बाद ही वैदिक सभ्यता कालानुक्रम में आती है। तो इनका हड़प्पा संस्कृति के साथ क्या संबंध था, और कहीं जगह पर आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण भी माना जाता है, आर्य आक्रमणों को। तो इस सारे विवाद के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विषय जो है वो शुद्ध रूप से पठन पाठन या अकादमिक जगत तक सीमित नहीं है। इनके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ हैं और इनका प्रयोग विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए किया जाता रहा है, औपनिवेशिक काल में भी और उसके बाद में भी, यानी कि आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन अभी तक इन प्रश्नों का कोई भी सुनिश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है। औपनिवेशिक काल में इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय पर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, या क्योंकि भारत के जितने भी प्राचीन साहित्य था, प्राचीन ग्रंथ थे, उनका अध्ययन जो है वो यूरोपियंस के द्वारा किया जाने लगा और यूरोपियंस ने भारतीय संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत भारत को समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए और भारतीयों पर प्रभावी तरीके से अपना शासन स्थापित करने के लिए की, जिसके लिए बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे कि 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ही था भारतीय संस्कृति के से संबंधित विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करना। तो जब ये यूरोपियंस भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके द्वारा यह समझने की भी कोशिश की गई कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनके जो रचयिता हैं वो कौन थे, कहाँ से आए थे और क्या वो भारत के मूल निवासी थे या वो कहीं और से आए थे। और ये वो दौर है जब हम देख रहे हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी का यह दौर, जब यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका और एशिया का औपनिवेशीकरण किया जा रहा है, यानी कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों पर इनके द्वारा अपना शासन स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, तो उसी तरीके से स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इनके द्वारा अलग अलग जगहों पर अपनी कॉलोनीज या अपने उपनिवेश जो हैं वो स्थापित किए गए। तो इस संदर्भ में इन यूरोपियंस के द्वारा अलग अलग नस्लों के, यानी कि रेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उनके बीच होने वाले आदान प्रदान को और उससे संबंधित इतिहास को बहुत महत्व दिया गया। इन्होंने विश्व की आबादी को नस्ल के आधार पर विभाजित करके समझने की कोशिश की, जैसे कि मंगोलॉयड, निग्रोयड, कोकेशियन। तो निग्रोयड मेनली अफ्रीका की मूल नस्ल मानी गई। तो इस तरीके से एक अध्ययन की टेंडेंसी जो थी वो उस समय पर बनी हुई थी। ऐसे अध्ययन बाहर से तो वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य नस्लवादी था। यूरोप के जितने भी विद्वान हैं उनके द्वारा इस तरीके के अध्ययन का उद्देश्य यह था कि वो भारतीय संस्कृति को समझ सके ताकि भारतीयों पर अच्छे तरीके से शासन कर सके। तो यूरोपीय साम्राज्यवादी जो हैं वो एशिया और अफ्रीका के लोगों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से बौद्धिक ये विचार विमर्श जो है वो कर रहे हैं, इस तरीके की बौद्धिक वकालत कर रहे हैं। और यही वजह है कि जितने भी यूरोपीय विद्वान हैं उनके द्वारा आर्य या इंडो आर्य जो हैं उनको यूरोप का मूल निवासी सिद्ध करने की कोशिश की गई है, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि आर्य जो हैं वो भारत में बाहर से आए थे, वो विदेशी थे और विदेश से आकर के उन्होंने भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, अपनी संस्कृति स्थापित की और एक तरीके से यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। तो इस तथ्य के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा, जो स्वयं विदेशी हैं, ब्रिटेन से आए हैं और भारत पर अपना शासन कर रहे हैं, तो उस शासन को जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की एक मेंटालिटी या इस तरीके का एक जो टेंडेंसी है, इस तरीके की एक रिसर्च जो है वो सामने लाने की कोशिश उनके द्वारा की गई।
हालांकि अभी भी यह सिद्ध नहीं हो पाया है, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या भारत से बाहर कहीं से आए थे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मध्य एशिया हो या कोई और प्रदेश हो। तो इस तरीके की एक हिस्ट्री जो है वो रही है आर्यों के मूल स्थान के संबंध में जो डिस्कशन चल रहा है उसको लेकर के, और यह प्रश्न आज भी विवादग्रस्त बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्वानों के द्वारा पिछली लगभग 1.5 शताब्दियों से बहुत सारे विषयों का सहारा लिया गया है, जैसे कि भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, प्रजातीय मानव शरीर विज्ञान यानी कि डीएनए वगैरह का भी जो एनालिसिस है वो करके भी ये समझने की कोशिश की गई है कि आर्य जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे। नक्षत्र विज्ञान, शब्दार्थ विकास विज्ञान, साहित्य में जो शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका विकास किस तरीके से हुआ है, या स्वयं साहित्य, इन अलग अलग साक्ष्यों का अलग अलग अध्ययन किया गया, तुलनात्मक अध्ययन किया गया और उसके आधार पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन फिर भी एक सर्वमान्य सिद्धांत आज तक प्रतिपादित नहीं किया जा सका है, और इन सिद्धांतों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। अभी तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं आर्यों के मूल स्थान को लेकर के, पहला है आर्यों का मूल स्थान यूरोप माना गया, दूसरा माना गया मध्य एशिया, तीसरा माना गया उत्तरी ध्रुव को, और चौथा माना गया है भारत को। तो ये 4 मूल स्थान को लेकर के 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम आइए समझते हैं आर्यों के मूल स्थान यूरोप को। आर्यों का मूल स्थान जब हम यूरोप को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले यह माना गया कि आर्य यूरोप के किसी भाग के निवासी थे, और इस मत का आधार यह दिया गया कि आर्यों की जो मूल भाषा है संस्कृत के जो शब्द हैं वो यूरोपीय भाषाओं में ज़्यादा आते हैं, बल्कि एशियाई भाषाओं में उतने नहीं आते हैं। एशियाई भाषाएं जैसे कि आपके तमिल हो गए, अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के संदर्भ में, तो तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, इनमें संस्कृत के शब्द उतने हमें देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत कहीं न कहीं एक इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की सदस्य मानी गई। तो इस आधार पर यह कहा गया कि आर्यों का मूल स्थान है वो है यूरोप। इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिलाया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा 1786 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सामने उन्होंने यह बात रखी। उन्होंने यह बताया कि ग्रीक, लैटिन, गोथिक, केल्टिक जो कि यूरोपियन भाषाएं हैं उनमें और संस्कृत और फारसी इन भाषाओं में शाब्दिक समानता देखने को मिलती है, और उस आधार पर उन्होंने यह माना कि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति का एक ही स्रोत रहा होगा, अर्थात इनका मूल स्थान एक होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि संस्कृत में पिता को पितर कहा जाता है, लैटिन में पेटर कहा जाता है, ग्रीक में पेटर कहा जाता है, अंग्रेजी में फादर कहा जाता है, जर्मनी में वटर कहा जाता है। तो इस तरीके की शाब्दिक समानता के आधार पर संस्कृत को एक यूरोपीय भाषाओं के ज़्यादा निकट माना गया, और उस आधार पर यह माना गया कि आर्य जो है वो मूल रूप से यूरोप के किसी न किसी भाग के निवासी थे। तो भाषा के आधार पर तो यह सिद्ध करने की कोशिश की ही गई, उसके साथ साथ वनस्पति के आधार पर, यानी कि वैदिक साहित्य जो है उसमें वनस्पति का जिस तरीके का वर्णन मिलता है, वहाँ जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और नस्ल जैसा हमने पहले बात की, रेस जो है उसके आधार पर भी इस मत का समर्थन किया गया कि आर्यों का मूल स्थान यूरोप था। लेकिन यूरोप का कौन सा देश था, इस प्रश्न पर उनमें अभी तक मत ऐक्य नहीं हो पाया है, यानी कि एक मत अभी तक नहीं दिया जा सका है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आर्यों का यूरोप में कौन सा मूल स्थान है, इस पर भी विवाद है। तो सबसे पहले जैसे कहा गया कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी, डॉक्टर पी गाइल्स जो है उनके द्वारा यह कहा गया कि हंगरी नाम का जो देश है, जो यहाँ पे आपको ये सर्कल में दिखाई दे रहा है, उन्होंने माना कि आर्यों का मूल स्थान हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी रहा होगा। उनका जो मत है वो भाषा पर तो आधारित है ही, साथ ही वनस्पति और पशु पक्षियों के वर्णनों पर भी आधारित है। तो इस तरीके का मत जो है वो देने की कोशिश जो है वो डॉक्टर पी गाइल्स के द्वारा की गई है हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी को लेकर के। अब अगला जो मत है वो है जर्मन क्षेत्र को लेकर के, यानी कि जर्मनी। यह मत दिया गया है पेंका नाम के विद्वान के द्वारा
उन्होंने भूरे रंग के बालों, जो कि आर्यों की एक विशेषता मानी गई है कि उनके बाल जो थे वो भूरे रंग के थे, और उनकी जो अन्य शारीरिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर जर्मन क्षेत्र के स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास स्थान पेंका नामक विद्वान के द्वारा बताया गया है। तो इसलिए इनका मानना है कि आर्य जो हैं वो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, वो मूल रूप से जर्मनी के निवासी थे। इसके अलावा दक्षिणी रूस जो है वो भी माना गया है कहीं न कहीं पे आर्यों का मूल निवास स्थान। दक्षिणी रूस का जो यूक्रेन क्षेत्र है वहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और उन मिट्टी के बर्तनों के आधार पर नेहरे नामक विद्वान ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। पोकारनी नामक एक अन्य विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया है कि चूंकि आर्य लोग विस्तृत मैदानों में निवास करते थे, अतः ऐसा क्षेत्र रूस में वेजर और विस्चुला नदियों के बीच का भूभाग हो सकता है। तो इस आधार पर यह प्रतिपादित करने की कोशिश की गई है कि आर्य जो है वो रूस के निवासी थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूरोप के अन्य अनेक देशों को मूल निवास स्थान के रूप में देखा गया है यूरोपियन विद्वानों के द्वारा, और उनमें भी कोई एक मत स्थापित जो है वो नहीं